Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the platform of Noor School and College, Mansehra. Dear students, I would like to welcome you all to the online platform of Physics Grade 11. Dear students, today we are going to discuss the simple harmonic motion and circular motion of Chapter 7, Oscillations. But before starting this topic, I would like to have a very quick review on the previous topics that we had gone through already. Dear students, पहले हमने चैप्टर 7 को लास्ट लेक्चर में हमने जब स्टार्ट किया था तो उसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जैसे वाइब्रेशन, ऑसिलेशन और उसकी कुछ एग्जांपल्स, उसके अलावा मीन पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, एम्पलीट्यूड और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. तो देखें, इनको हम एक मरतबा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमारे जहन में बुनियादी जो बातें हैं, बुनियादी कंसेप्ट्स और तसव्वुर जो है वो सही तरीके से कायम हो. As far as the vibration is concerned, we said that vibration is the one-dimensional to and fro or back and forth motion of a body about a mean point is called vibration. Vibration में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करता है अबाउट द मीन पोजीशन. उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी, ट्यूनिंग फोर्क, गिटार स्ट्रिंग, मैथ स्प्रिंग सिस्टम. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेशन. ओके, एज फार एज ऑसिलेशन इज देयर, तो ऑसिलेशन का मतलब होता है द टू डायमेंशनल रिपीटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ऑसिलेशन में भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है, लेकिन वो मोशन टू डायमेंशनल होती है. इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है पेंडुलम, क्योंकि जिस वक्त पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने मीन पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि मीन पॉइंट इज़ द पॉइंट एट विच द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो. मीन पॉइंट हमेशा ये सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है. तो मीन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कोई भी ऑसिलेशन वाली कोई चीज़ या वाइब्रेशन वाली कोई भी चीज़ जो है वो आकर रुक जाती है, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे आ जाती है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक्सट्रीम पॉइंट. मीन पॉइंट के दोनों तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के जो पॉइंट्स होते हैं तो उनको एक्सट्रीम पॉइंट्स कहा जाता है. द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पॉइंट एंड एक्सट्रीम पॉइंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. वो हमारे पास एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट था जिसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट मीटर है. फिर हमने कहा था इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन से लेकर एक्सट्रीम के बीच में किसी भी डिस्टेंस को आप कह सकते हैं, कि जिस तरह ये एक स्मॉल डिस्टेंस दिखाया गया है x, और इसको x से डिनोट किया जाता है. इसका यूनिट भी मीटर होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी और सर्कुलर मोशन in which the acceleration of the body is directly proportional to the displacement and the direction of this acceleration is always towards the center or mean position. के उस acceleration की direction जो है वो mean position की तरफ होती है. अब हमने एक एक एग्जाम्पल वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी और सर्कुलर मोशन की कंसिडर की थी. वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल में हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम को कंसिडर किया था कि जब स्प्रिंग के साथ मैस को अटैच करके ऊपर नीचे वाइब्रेट किया जाता है तो एक सेंटर में इसका मीन पॉइंट होता है और दोनों किनारों पर इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं. तो एक एक्सट्रीम पॉइंट पर जब मैस जाता है तो स्प्रिंग में उसकी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, क्योंकि स्प्रिंग उसको हमेशा अपोजिट ही अट्रैक्ट करता है. जब वो मैस दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पर जाता है तो स्प्रिंग जो है वो उसको अट्रैक्ट करने के बजाय अब रिपेल करता है. तो दोनों पॉइंट्स पर एक्सेलरेशन हमेशा मीन पॉइंट की तरफ होती है. इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल में हमने ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पेंडुलम को कंसिडर किया था. ये पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के लिए, पेंडुलम के लिए मीन पॉइंट है और ये दोनों इसके लिए एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं. तो पेंडुलम जब मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जाएगा, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुश करेगी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन
जो होगी वो हमेशा नीचे की तरफ होगी। तो ये वाला कंपोनेंट आप देखें, इधर का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, जब ये दूसरे पॉइंट पर पेंडुलम जाएगा तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन है और उनकी डायरेक्शन जो है वो मीन पॉइंट की तरफ है। क्लियर। उसके बाद फिर हमने सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड ए फिक्स पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट इन अ सर्कल द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट एट ईच पॉइंट। देखें हर पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। राइट के लिए लेफ्ट, टॉप के लिए बॉटम, बॉटम के लिए टॉप, हर पॉइंट का अपोजिट मौजूद होता है। क्लियर। तो उसके बाद फिर हमने रिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या इक्वेशन पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, ये वाली बात, और नेगेटिव साइन का मतलब ये है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मोशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो क्या कहलाएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। Okay, dear students, now we are going to prove that circular motion is the type of simple harmonic motion. इस टॉपिक को समझने के लिए इतना काफ़ी है कि आप इसको यूं समझें कि जिस वक्त हमने ये बात की थी कि कोई भी चीज़ जब सर्कल में मूव करती है तो उसकी मोशन असल में सिंपल हार्मोनिक होती है। वो पिछले केस में तो हमने ये कहा था कि हर पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, इसी वजह से उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। लेकिन आज के लेक्चर में हम इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे और आप देखेंगे कि जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है तो उसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको यूज़ करते हुए हम उसके प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन को ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ द एक्स कंपोनेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। क्या ये एसएचएम की जो है वो कंडीशन नहीं है? यही कंडीशन है एसएचएम के लिए। तो आइए हम इसको अभी प्रूव करते हैं। सबसे पहले ये देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट तो हमारे जहन में क्लियर है कि हर वो मोशन वाइब्रेटरी हो, ऑसिलेटरी हो या सर्कुलर हो जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो और उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ हो, मेन पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले इसके बारे में ज़रा देखें। एसएचएम, ए बॉडी मूविंग इन अ सर्कल परफॉर्म्स एसएचएम। ये बात याद रखें, जो बॉडी सर्कल में मूव करती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। यानी आप कह सकते हैं द मूविंग इन अ सर्कल परफॉर्म्स एसएचएम का ये मतलब है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल इट परफॉर्म्स एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। इसमें हम यही चीज़ प्रूव करेंगे कि सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है और यही कंडीशन है किसके लिए? एसएचएम के लिए। तो चलें हम इसको प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ देखें। कंसिडर ए बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। आप एक बॉडी को कंसिडर करें जो सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है। देखें, ये आपके पास एक बड़ा सर्कल बन रहा है, ये इसके लिए मेन पॉइंट है, ये ए पॉइंट जो है इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। एक ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, मूव करती है। वो ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जाती है, फिर बी से सी, डी एंड सो ऑन। ये इस तरह वो ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करते करते अपने पॉइंट पर वापस आ जाता है। ओके, अब इसमें देखें, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा तो मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसे हम एक्स नॉट कहते हैं, वो होगा। क्लियर। जब वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से उठकर बी की तरफ जाएगा, आप बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। फर्ज करें ये पॉइंट ई पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखें, जो हमारे पास ये जो इसका रेडियस है, इस रेडियस का एक्स कंपोनेंट ये बनेगा, एक्स कंपोनेंट। अगर आप याद करें, हमने वेक्टर वाले चैप्टर में कहा था कि कोई भी वेक्टर जब हम दो
कंपोनेंट्स उसके ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस होता है, दूसरा कंपोनेंट वाई होता है। तो सर्कुलर मोशन में हम सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट को ही कंसिडर करते हैं। आप देख सकते हैं जिस वक्त वो ऑब्जेक्ट ए पर पड़ा हुआ था तो इसका एक्स कंपोनेंट टोटल इसकी रेडियस के बराबर था, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट ए से उठकर बी की तरफ जाता है, आप बी से जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस रेडियस का या ये इसका जो सर्कल का जो रेडियस है इसका एस कंपोनेंट 0 से लेकर ई तक हो जाएगा। अब आगे देखें, मज़ीद अगर आप बी से सी की तरफ उस बॉडी को ले जाते हैं तो अब बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स कंपोनेंट, रेडियस का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो अब छोटा हो जाएगा, 0 से लेकर यहाँ तक होगा। क्लियर? जब मज़ीद आगे वो बॉडी सी से डी की तरफ जाएगी तो इसका एक्स कंपोनेंट कम होते होते बिल्कुल इसके बॉटम में यहीं पर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? देखें एक मरतबा फिर देखें, पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट जब ऊपर उठ रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो इसका एक्स कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है? रिड्यूस होता जा रहा है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि बॉडी जब ए से बी, बी से सी, सी से डी तक जाएगी, वो 90 डिग्रीज का एंगल टोटल कवर करेगा वो ऑब्जेक्ट, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो रिड्यूस होकर 0 हो जाता है। अच्छा, अब दूसरी साइड पर देखें, यही ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो चलें इस पॉइंट को मैं कहता हूँ एफ, जी और एच। एफ पर जब वो ऑब्जेक्ट आएगा, रेडियस तो ये रहेगा सेम, लेकिन अब इस डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू क्या होना शुरू हो गई है? ज़्यादा, इंक्रीज। ये देखें इस पॉइंट के लिए एक्स इंक्रीज हो रहा है, और जब बॉडी यहाँ पे एच पर आएगी तो एक्स से मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जब कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, जब वो ए से डी की तरफ जाएगा तो उसका एक्स कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, जब डी से आगे दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा तो दूसरी डायरेक्शन में अब एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसी तरीके से जब वो ऑब्जेक्ट एच से भी आगे की तरफ मूव करके यहाँ तक आएगा, जब वो एंगल 270 कवर करेगा, तो अब इस डायरेक्शन में एक्स फिर पीछे की तरफ कम होना शुरू हो जाएगा। अब इस पॉइंट से जब ऑब्जेक्ट वापस ए की तरफ जाएगा तो एक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो देखें, ए से डी की तरफ जाना, डी से एच की तरफ, एच से इस पॉइंट पर, और यहाँ से वापस ए, इसको एक सर्कल कहते हैं। एक सर्कल या एक साइकिल या एक वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में अगर आप एक्स कंपोनेंट को देखें तो एक्स कंपोनेंट पहले रिड्यूस होता है दूसरी साइड पर, फिर इंक्रीज होता है, फिर वो साइड डिक्रीज होती है और पहले साइड पर इंक्रीज होती है। तो एक राउंड में एक्स कंपोनेंट डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता रहता है तो उसका एक्स कंपोनेंट, जो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट होता है, वो along द एक्स एक्सिस आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा होता है। क्लियर? अगर आपको इसकी मैं प्रैक्टिकल दिखा सकूं तो यू कैन सी दैट, फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, आप इस मार्कर को देखें, मार्कर का साया आपको ये नज़र आ रहा है। फॉरगेट अबाउट माई फिंगर्स, इस फिंगर को छोड़ें, आप इस साए को देखें। ये जो नीचे पेंसिल का साया नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो रोशनी पड़ रही है जिसका साया आपको नीचे नज़र आता है। जब मैं इस मार्कर को यूं रोटेट करूंगा, आप देखें उसका साए का जो है वो साइज कम हो रहा है। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? या चले मैं आपको यहां से समझा दूं। इधर देखें, इस पॉइंट को देखें। अब जैसा कि नीचे आपको ये साया नज़र आ रहा है पेन का, अगर मैं इस पेन को यूं रोटेट करता हूं तो उसके साए पे ज़रा नज़र डालें, क्या साया कम नहीं हो रहा? हो रहा है ना। अब इस पॉइंट पर आएगा तो साया बिल्कुल इसके बॉटम में चला जाएगा। दूसरी डायरेक्शन में देखें, अब पेंसिल या पेन को मैं रोटेट कर रहा हूं तो उसके साए को देखें, साया इंक्रीज, दूसरी तरफ इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया है? अब देखें, अब मैं मजीद इस पेंसिल को रोटेट करता हूं, ये देखें, अब फिर वो साया डिक्रीज होना शुरू हो गया है, देखें, और दूसरी साइड पर फिर इंक्रीज हो रहा है। साए पे ज़रा नज़र रखें, सिर्फ आप साए पे नज़र रखें। गेटिंग माय पॉइंट?
तो ये सूरत हाल इस तरह होती है। देखें, पहले डिक्रीज, दूसरी तरफ इंक्रीज, फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इससे कुछ आइडिया हो चुका है। ओके, नाउ कंसिडर ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, कंसिडर इट्स एक्स कंपोनेंट। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, उसके एक्स कंपोनेंट को आप कंसिडर करें, क्योंकि रेडियस तो थ्रू आउट सेम रहेगा, लेकिन मोशन की वजह से उसका एक्स कंपोनेंट पहले डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर वो डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा। क्लियर? तो एक राउंड पर जो है एक्स कंपोनेंट पीछे और आगे इंक्रीज और डिक्रीज होना शुरू होता है। कंसिडर ए बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, कंसिडर इट्स एक्स कंपोनेंट। एट पॉइंट ए द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। पॉइंट ए पर डिस्प्लेसमेंट मीन पॉइंट से मैक्सिमम है। द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। एट पॉइंट बी दिस डिस्प्लेसमेंट रिड्यूसेस। जब बॉडी ए से बी पे चली जाती है तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, फ्रॉम ओ टू ई हो जाता है। एट पॉइंट सी दिस डिस्प्लेसमेंट फर्दर डिक्रीजेज। पॉइंट सी पर यह डिस्प्लेसमेंट और भी कम हो जाता है, सिर्फ इतना। और पॉइंट डी पर वो इतना कम हो जाता है कि वो जीरो हो जाता है। 8 पॉइंट बी द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्लियर? आगे देखें, अब हमारे पास अगर हम, ये तो बहुत सी ट्राइंगल्स बन रही हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एक ट्राइंगल को कंसिडर करें, लेट मी टेल यू, अगर स्टूडेंट्स आप इस ट्राइंगल को कंसिडर करें, ये जो ट्राइंगल है ओ बी ई, इन ट्राइंगल ओ बी ई, ये ओ है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ई है। ये बी ई परपेंडिकुलर है, ई ओ बेस है, यहाँ पे एंगल बन रहा है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो ये देखें, ओ बी ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है जो रेडियस के इक्वल है। ओ ई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है जो एक्स के इक्वल है, और बी ई को आप इसी तरह छोड़ दें, ये परपेंडिकुलर है। अब देखें, इन ट्राइंगल ओ बी ई कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस केस में बेस हमने किसे कहा, ये बेस है और बेस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है एक्स के। हाइपोटेन्यूज हमने किसको कहा, हाइपोटेन्यूज रेडियस के इक्वल है। क्लियर? तो बेस इज एक्स, हाइपोटेन्यूज इज आर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। चलें इसको कहें इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो इसमें सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, तो इन टर्म्स ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप कॉस थीटा के बारे में दोबारा लिख सकते हैं ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट के बजाय आप उसको एक्सेलरेशन में भी लिख सकते हैं ना। देखें, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर है, तो ये इसके लिए ओ ई उसके लिए एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा और ये उसके लिए वाई कंपोनेंट होगा, और जो ओरिजिनल जो हाइपोटेन्यूज है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। ठीक है? तो उस केस में cos थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का बेस कंपोनेंट क्या होगा, ax, जो बेस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है, और हाइपोटेन्यूज ओरिजिनल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर? तो इसको आप कहें इक्वेशन 2। अब 1 और 2 दोनों इक्वेशंस cos थीटा के इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड को हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर 1 एंड 2। तो हम लिख सकते हैं ax ओवर ac इज इक्वल टू x ओवर r। अगर आप इसमें ac को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास हो जाएगा ax इज इक्वल टू ac x ओवर r। क्लियर? अब हम जानते हैं कि AC किसके इक्वल है। वी नो दैट इन सर्कुलर मोशन द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर ओवर आर। ये चैप्टर 5 में हमने प्रूव भी किया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन सिर्फ इसलिए लगाया है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर अंदर की तरफ होती है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर। क्लियर? तो नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं। तो ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू ac की जगह पे आप पुट करें माइनस वी स्क्वायर ओवर आर, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x बाय आर। अब ये वाले दोनों r आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो r स्क्वायर बन जाएगा। तो ax इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू एक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज दिस, वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर।
तो क्या v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, तो v ओवर r इज़ इक्वल टू ओमेगा, ये v ओवर r ओमेगा हो जाएगा ना, और अगर इनके ऊपर आप स्क्वायर डालें तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला v इज इक्वल टू r ओमेगा, वी नो दैट v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर। सो ax इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब चूंकि हमने ये इमेजिन करना है कि दिस इज़ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर उसमें मोशन में है, तो इस वजह से जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करती है उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट और इज इक्वल टू को अगर आप हटाएं तो आप लिख सकते हैं कि ए एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दिस इज प्रूव्ड। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन नहीं है? दिस इज द कंडीशन। दैट इज वाई when an object is moving in a circular motion, circular path, it performs SHM. Dear students, if you want to take the snapshot of this page, so please take it, and please students इस को अपने नोट्स का हिस्सा बनाएं, और ये नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आपकी मीटिंग में इसको चेक किया जाएगा और आपके मार्क्स इसी बेस पे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।